दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों सीटेट में एक टॉपिक है जिससे कि हर साल क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, इवन आपको बाकी शिक्षक भर्ती में। और एक क्वेश्चन तो पक्का है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम आपको यहां पर कितने भी आ सकते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज, इसको हम क्विकली देखेंगे भी, जितने भी प्रकार के लर्निंग डिफिकल्टीज है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो क्विकली ये आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें कि एक ही वीडियो में आपका क्विक सारा जितने भी लर्निंग डिफिकल्टीज है वो रिवीजन भी हो जाएंगे और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चले दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज के अंतर्गत, तो कुछ ऐसे कॉमन डिफिकल्टीज हैं जिस पर हमें निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं और उसमें मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला आता है हमारा डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पठन विकार। पठन विकार मतलब यहां पर आप क्लियरली समझ लीजिए, देख लीजिए, यहां पर मैं पेन ले लेता हूं। हाँ, पठन विकार मतलब यहां पर हो गया कि पढ़ने और वर्तनी में प्रॉब्लम। आप लोगों ने सुना होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने और वर्तनी में प्रॉब्लम। यहां पर सीटेट पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 100 को वाज पढ़ता है ना, कोई न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, याद होगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि डिसलेक्सिया। बेसिकली जो पढ़ने में प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी वर्ड यहां पे आपको लिखा हुआ है, इसको नौएकार है तो वो मौ समझ लियो उसको, इस तरह से, तो ये डिसलेक्सिया है। या उसके आपको जो है वर्तनी में प्रॉब्लम हो गया तो डिसलेक्सिया है। दूसरा यहां पर देख लीजिए अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ये कहता है कि मांसपेशी के संचालन में प्रॉब्लम होता है ना। अगर किसी को मांसपेशी के संचालन में प्रॉब्लम है तो वो हम लोग अप्रेक्सिया कह देते हैं, जो हमारी बॉडी की मांसपेशियां हैं इसके संचालन में प्रॉब्लम। उसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया कहते हैं कि इंफॉर्मेशन गतिक कौशल में, जब कोई बात हम कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए जो हम गति करते हैं तो अपनी बात हम नहीं कह पाते हैं या अपना कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाते हैं, तो वो सूचना के गतिक कौशल में आपको डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। अफेजिया जो होता है, अफेजिया होता है भाषा और संप्रेषण से जुड़ा हुआ। तो जो हमारी लैंग्वेज है और जो हमारा कम्युनिकेशन है इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो अफेजिया कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहते हैं बातचीत करने में। आपके मन में आ सकता है कि अफेजिया और डिस्फेजिया में फिर क्या अंतर है। अफेजिया आपके वर्ड पावर की बात करता है ना, और यहां पर कि आप कि बात पास कितने शब्द हैं, शब्द कैसे हैं और किस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। और डिस्फेजिया है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक तरह से आप देख लीजिए, या कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत शब्द पता है लेकिन बात करते समय वो बात नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डिस्फेजिया जो है वो एक्चुअल बातचीत करने से जुड़ा हुआ है। तो जब आप बातचीत करते हैं तो कई बार कुछ लोग कम शब्दों में भी, कम भाषा के ज्ञान में भी अच्छी बातचीत कर लेते हैं। तो ये बातचीत करने का जो कौशल है ना, जो कि आपका डिस्फेजिया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वो डिस्फेजिया के शिकार हो रहे होते हैं। तो ये आपका हो गया डिसलेक्सिया पठन विकार, अप्रेक्सिया मांसपेशी का संचालन, डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशल में, अफेजिया भाषा संप्रेषण में और डिस्फेजिया बातचीत करने में। इसके बाद हम देखते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया बेसिकली दोस्तों ये आपका डिसलेक्सिया ही है, लेकिन इसको हम लोग अर्जित डिसलेक्सिया कहते हैं। है ये पठन विकार ही, है ये पठन विकार ही, लेकिन इसको हम लोग अर्जित डिसलेक्सिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि डिसलेक्सिया ऐसा हो सकता है कि आपको जन्म से हो, और ये वाला जो पोर्शन है ये अगर जन्म के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो इसको हम लोग पठन विकार कह देते हैं, और ये एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको दे देगा जन्म से या नॉर्मली देगा तो डिसलेक्सिया ही होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में डिसलेक्सिया नहीं है और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है थोड़ा सा घुमा के कि जन्म के बाद इस प्रकार के गुण बच्चों में आते हैं, तो इस प्रकार की चीजें जब आएंगी तो आप ये क्लियर समझ लीजिएगा कि ये हमारा एलेक्सिया के बारे में कह रहा है। और एलेक्सिया कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन में एलेक्सिया दे देता है ना, डिसलेक्सिया नहीं देता है, तो आपको एलेक्सिया चूज कर लेना है ना। फिर यहां पर आप देख लीजिए, इसके बाद आ जाता है आपका डिस्ग्राफिया।
डिस्ग्राफिया क्या कहता है, लेखन संबंधी विकार हो गया। अब किसी को अगर लिखने में प्रॉब्लम है, कोई भी बात अगर हम जब लिख रहे होते हैं उसमें अगर यहां पर प्रॉब्लम है तो वो आपका डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आ गया। अब डिस्ग्राफिया में मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, लिखने में प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया। एक क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि लिखे चीजों के बोध में, तो बहुत लोग उसको डिस्ग्राफिया समझते हैं। तो बोध मतलब क्या हुआ, उसको बोलना समझना। तो लिखे चीजों का जब बोध हम कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में डिसलेक्सिया था, जो पठन विकार है। बोध करना मतलब पढ़ना, तो लिखे चीजों का बोध अगर बोल दिया तो वो पठन विकार में आ गया। लेकिन लिखने में खाली मतलब लिखे चीजों का आप बोध कर रहे हैं तो आप लिख तो नहीं रहे, तो लेखन विकार में नहीं आया। कोई चीज लिखा हुआ है, हम उसका बोध कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो वो मेरा पठन विकार के अंतर्गत आ जाएगा। और खाली लिखना जहां पर बोलेगा वहां पर हमारा यहां पर क्या कहते हैं, आपका डिस्ग्राफिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में आप लिख रहे हैं। डिस्कैल्कुलिया की बात करते हैं तो डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणित, अंक गणित को समझने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिस्कैल्कुलिया कह देते हैं। किसी भी प्रकार की अगर गणितीय कैलकुलेशन में, जोड़ घटा में, इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग गणित या अंकगणित कह देते हैं। कि इसको हमको कैलकुलेशंस में, नंबर्स में, चीजों के नंबर सिस्टम में उसको ऑर्गेनाइज करने में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि डिस्कैल्कुलिया है। इसके बाद आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है कि बहुत गंभीर तनाव की अवस्था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर बहुत टेंशन में रहते हैं, है ना, बहुत किसी भी बात को लेकर हाइपर टेंशन में रहेंगे, तो ये गंभीर तनाव की अवस्था जो होती है वो डिस्थीमिया कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है कि इसके अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं, ऐसा मन में भ्रम रहता है। बहुत लोग देखिएगा उनको ना अपने प्रति ही उनको कुंठित भावना रहेगी कि ये सब मानसिक है कि हमारा शरीर का अंग बहुत छोटा है, या मेरी हाइट छोटी है, या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, या इस प्रकार से चीजें अपूर्ण है, या मैं उतना परफेक्ट हम नहीं हैं। इस प्रकार की सोच कई बार होती है, तो इसको हम लोग डिस्मॉर्फिया इस तरह की चीजों को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अटेंशन एडीएचडी बताऊंगा और ऑटिज्म भी बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितनी चीजें आई इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का है, और एडीएचडी ऑटिज्म से एक क्वेश्चन पक्का है। यहां पर दोस्तों देखिए बहुत महीन बात यह है, ये सब चीजें माइंड के विकार है। इस बात को आप एक बार रिकॉल करिए, क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, लेकिन ये सब चीजें हमारे माइंड के विकार है। आप समझ रहे हैं, हमारे माइंड में ये सब चीजें बैठी हुई है। ऐसा नहीं क्या कि हमारा शरीर अपंग है या शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, सब हमारे माइंड का खेला है। और कितना इंपॉर्टेंट है माइंड का स्वस्थ रहना। अब देखिए लोग अक्सर आजकल देखते हैं कि पूरी तरीके से टेंशन में रहने लगता है। अब देखिए कुछ कभी कभी आपकी गंभीर तनाव इतनी बढ़ जाएगी कि आपको डिस्थीमिया हो जाएगा। छोटे मोटे टेंशन सबको होती है, लेकिन जब गंभीर रूप वो धारण कर लेती है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब उसको आप बड़े लेवल पर उसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके लिए भी उतना ही विल पावर की आवश्यकता होती। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार से माइंड अगर संदेश नहीं भेज पाई तो नहीं हो पाया, चाहे वो पठन विकार हो, लेखन विकार हो, अंकगणित हो, या जो भी हो। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है, अटेंशन नहीं है, ध्यान का अभाव है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हाइपर एक्टिव, अति क्रियाशील। कहते हैं एक्सेस एवरीथिंग इज बैड और मिनिमम ऑल्सो बैड। ऐसा हमको रखना है, जैसे ध्यान है तो ध्यान हमको उतना तो रखना ही है ना, जिससे अभी आप क्लास में जुड़े हैं, इतना तो ध्यान रखना है कि आपका काम हो जाए। तो अटेंशन डिफिसिट नहीं होना चाहिए, ध्यान का अभाव नहीं होना चाहिए। तो ध्यान अभाव अगर होता है तो फिर आप सीख नहीं सकते, इसलिए वो आवश्यक है। उसके बाद अति क्रियाशील, अगर कोई मान लीजिए हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है, तो एक्टिव रहना अच्छी बात है, लेकिन हाइपर एक्टिव रह गया तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखिए ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। जो हाइपर एक्टिव होगा वो किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, तो ध्यान अभाव हो गया। ये दोनों चीजें जुड़ी, हाइपर एक्टिव होगा किसी काम को अच्छे से नहीं करेगा, 50 काम में 50 प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो हाइपर एक्टिव हो गया। इसलिए ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति है। और ये क्या होता है कि आप अपने आवेग का नियंत्रण नहीं कर पाते, है ना।
किसी चीज में हाइपर एक्टिव हो गए, कर नहीं पा रहे हैं, एकदम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, तो इस प्रकार का विकार। यहीं पर अगला जो आता है 12 नंबर में, मैं यहां पर ऊपर में लिख देता हूं, है ना, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या कहता है? ऑटिज्म को हम लोग हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। यहां मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, स्वलीनता। अब इसमें क्या कहता है कि इंसान सामाजिक नहीं हो पाता है, इंसान खुद में रहता है। इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान खुद में रहता है ना, इंसान सामाजिक नहीं हो पाता है, और ये बड़े लेवल पर, इन्हें क्या बोलेगा सर, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो एक सामान्य नेचर है, ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि वो जो है वो सामाजिक नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं खुद में रहना या सामाजिक नहीं हो पाना, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने में चीजों को बड़बड़ाते रहेगा, ये भी एक प्रॉब्लम यहां पर होती है, बड़बड़ाना। तो ये जो प्रॉब्लम है, किसी भी चीजों को बड़बड़ाते रहना, ये सब अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर कि आप चीजों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कंसंट्रेट मतलब दूसरों से बात करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इनकी एक खूबी होती है जो मुझे कंसंट्रेशन से याद आया, कि ये किसी चीज को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि जो इंसान दूसरों से बात नहीं करता है, या जो इंसान खुद में रहता है, जो इंसान दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसकी जो पूरी मस्तिष्क है वो खुद में रहती है, खुद में सोचने में रहती है। तो ऐसा नहीं कि इसकी समझ कम होती है, इसकी समझ अच्छी होती है, और इसका अपने चीजों पर जो है ध्यान भी रहता है, लेकिन उस बात को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब इनके अंतर्गत प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सपोर्ट अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम continues to face challenges in understanding mathematical operations is what could be the reason for this। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आ गया पॉइंट। अब आपको यहां से यह भी पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत किस पॉइंट पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, याद आपको सारे रखने हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए। तो पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या स्वलीनता है? नहीं, स्वलीन में बच्चा अपने में रहता है, जो भी मैंने बताया। ग्राफिकल अल्टरनेटिव है, क्या आलेखीय विकार है? ये बेसिकली क्या लिखने में या आलेख बनाने में? नहीं, यहां पर बात किस चीज की है? गणितीय क्रिया की है। और गणितीय क्रिया के लिए हम सब जानते हैं कि मैथमेटिकल अल्टरनेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कैल्कुलिया। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिकल विकार के अंतर्गत आता है, और इसी में हमें अभी हमने देखा था गणितीय कैलकुलेशन और इत्यादि को करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये जो हमारा 7-8 दिन का ये क्लास है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फालतू की चीजें नहीं है। मतलब जो टॉपिक फालतू, मतलब फालतू तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, जहां से हमको पता है कि भैया यहां से 1 नंबर 2 नंबर तो पक्का है, वो चीजें हैं, उसकी थ्योरी है, उसके क्वेश्चंस है, एकदम फैसला ऑन द स्पॉट, टू द पॉइंट। बहुत सारे गोल मटोल क्वेश्चंस होते हैं, उसका तो कोई एक तरह से कहिए कि पूरी पेडागोजी ही है, और वो आपके व्यवहारिक तौर पर बनेंगे कि बच्चे को हम क्या करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे। तो उन सब चीजों पर तो प्रैक्टिस करनी है जो हमारी चलती ही रहेगी। लेकिन ये जो सटीक टॉपिक हैं, तो पूरे सीडीपी में 7-8 टॉपिक आपको ऐसे सटीक हैं जिससे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन आएंगे। और इसको अगर हम लोग इतने छोटे में निपटा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 50% काम हो गया। तो ये एग्जाम से पहले हमको करना बहुत जरूरी है। तो हो गया डिस्कैल्कुलिया, गणितीय विकार। पठन वैफल्य डिस्लेक्सिया को बोलते हैं, जिसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। यहां पर ये नहीं। हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। द स्टूडेंट हु कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग fractions
वो छात्र जिन्हें अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन, अब क्या है, अंशों को समझने में। अब यहां पर क्या है, ये जो अंश लिख दिया, फ्रैक्शन लिख दिया, तो कई बार बच्चे को क्या कंफ्यूजन होता है कि अरे यार ये फ्रैक्शन तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैथमेटिक्स में आपको जब भी मैथमेटिक्स के विकार की बात करेगा आपको बोलेगा कि गणितीय विकार है। ठीक है, ये बात एकदम आप क्लियर रहिएगा, ऐसे आपको नहीं दे देगा। तो गणितीय विकार आपको बोलेगा कि गणितीय विकार है, समझ रहे हैं, और वो वहां पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, अंश मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अंश। मैंने एक पूरी सेंटेंस यहां पे लिखी, उसका कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो ये क्या है, ये बोध करना है, ये अंडरस्टैंडिंग करना है, और यही है हमारा पठन वैफल्य। कई बार हम पठन वैफल्य को समझने में गलती कर देते हैं। आप समझे इस बात को, देखिए हमें किसी चीज का फ्रैक्शन नहीं समझ में आया, किसी चीज का अंश नहीं समझ में आया, वो कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली वहां पे कुछ तो सेंटेंस है, कुछ बात है जिसका कोई पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग पठन वैफल्य में ही रखते हैं, क्योंकि ये सब हमारे कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, बोध और पढ़ने के अंतर्गत आता है। फ्रैक्शन देख के हम सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर हमको कैलकुलेशन में क्लियर बोलेगा कि गणितीय कैलकुलेशन, तो यहां पर हमारा पठन वैफल्य करेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये कहीं से भी आप ध्यान रखिएगा, और कई बार जरूरी नहीं कि नाम पूछे, जैसे गतिमान दिव्यांगता लिख दिया तो पता चल गया यहां से कि गति करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। गुणज वैफल्य, गुणन में, कैलकुलेशन में। परमस्तिष्कीय घात, ये जो हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है और हम चीजों को सोच नहीं पाते हैं, या हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता है, या कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो इस तरह से जुड़ा है। तो आपको कई बार ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। A child faces persistent difficulty in writing. He finds it challenging to form syllables and create gaps between words. What learning disorder do these symptoms point to? एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो समझ गए एक चीज आप, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लिखाई में निरंतर कठिनाई का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहीं से आपको मतलब यहां से एक आइडिया मिल गया कि प्रॉब्लम किस चीज में है, लेखन में। तो लिखाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेखन में प्रॉब्लम है, लेखन विकार है, और उसके साथ साथ शब्दों और अक्षर को बनाने में चुनौतियां महसूस कर रही है। तो हम कंफर्म हो गए कि डिस्ग्राफिया है, कि लेखन विकार है। तो पठन वैफल्य नहीं होगा, आलेख वैफल्य निश्चित रूप से यही होगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया वर्ड यहां नहीं लिखा है, लेकिन राइटिंग ऑप्शंस आलेख वैफल्य लिखा है। क्योंकि गुणन वैफल्य तो कैलकुलेशन वाली बात हो गई, और एडीएसडी आपका ध्यान और अति सक्रियता वाली बात हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सब लोग, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए आलेख वैफल्य जो है, लिखाई में जो प्रॉब्लम होती है, ये कहीं ना कहीं हमें लेखन वैफल्य यानी कि डिस्ग्राफिया के अंतर्गत हमें रखना है, और इसमें अक्षर और शब्द के बीच जो अंतराल है उसको करने में हम चैलेंजेस महसूस करते हैं, चुनौती महसूस करते हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज कॉज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन? तो निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? सोशल कम्युनिकेशन में, सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। अब यहां पर देखिए, अभी हम लोगों ने अलग अलग वैफल्य देखे, और फाइनली हम लोग इस बात पे पहुंचे थे कि ऑटिज्म जो होता है उसमें इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खुद में रहता है, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो सामाजिक संचार नहीं कर पाता है। तो इसलिए सामाजिक संचार में ये जो होती है ये चुनौतियों का कारण बनती है। तो इसलिए आत्मकेंद्रिता हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना, जहां पर कि आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता जो होता है ऑटिज्म, जहां पर कि इंसान लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। पठन वैफल्य आपको पता है, पढ़ने में प्रॉब्लम है। गुणन वैफल्य आपको पता है, जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। गतिमान दिव्यांगता, किसी भी प्रकार की अगर हम गति करने में, एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है तो गतिमान दिव्यांगता हम लोग इसको कहते हैं। तो इसलिए यहां पर हमारा ऑटिज्म इज द बेस्ट आंसर। देखिए, आपको ये क्लासेस करने के बाद इस टॉपिक से निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे। थोड़ा अलग अलग तरह के भी जो चीजें हैं वो भी आप देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है,
Which of the following options is the correct combination of appropriate combination strategy for the inclusion of the given disability and the concerned student? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? मतलब क्या है, बैलेंस, मतलब किसमें सही मिलान हो रहा है। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा। गुणन वैफल्य, अगर किसी को गणित की प्रॉब्लम है, उसको कैलकुलेटर देंगे तो हेल्प होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रॉब्लम कैलकुलेशन में ही है, उसको कैलकुलेटर देंगे तो प्रॉब्लम उसकी दूर होगी। ये अच्छी बात है। क्वेश्चन को समझिए, क्या रणनीति है? कैलकुलेटर देना अच्छी बात है। अब मान लीजिए किसी को पठन वैफल्य है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, और उसको हम लंबे लंबे लिखित कार्य दे रहे हैं तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जिस चीज को जो प्रॉब्लम है उसके अलावा जिसमें वो अच्छे से कर सकता है, उधर से उसको आगे बढ़ाना। तो यहां पर अगर उसको पठन वैफल्य है और उसको हम लंबे लंबे लिखित कार्य दे रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, उसको और प्रॉब्लम होगी। श्रवण दोष अगर किसी को है तो उसको ऑडियो टेप देना, मतलब दोष उसको श्रवण का है, सुनने में उसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम ऑडियो टेप दे देंगे। तो अगर उसको हम ऑडियो टेप दे देंगे तो भैया सुनने में प्रॉब्लम है और ऑडियो से ही आप उसको हेल्प करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? वो अच्छा हो पाएगा क्या? उसको तो दूसरी चीज देना, जैसे देख कर या इस तरह से कुछ दूसरी हेल्प करनी चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा और मुझे आप ऑडियो टेप दे दिए तो मुझे तो कोई उससे फायदा हुआ नहीं, तो ये भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। दृश्य हानि अगर किसी को है और उसको चित्र वाली पुस्तकें दे दी, तो दृश्य हानि है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे चित्र वाली पुस्तकें दे दी, मुझे क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इसलिए हमारा यहां पर ए इज द बेस्ट आंसर। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उसको कैलकुलेटर दे दिए तो वो अच्छे से कर सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, डिसलेक्सिया इज मेनली एसोसिएटेड विद विच डिफिकल्टी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो डिसलेक्सिया पढ़ना, सोच, गायन या चलना किससे जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया मुख्यतः जो है वो पढ़ने से जुड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग वही पठन वैफल्य बोलते हैं या रीडिंग में प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको 100 को वाच पढ़ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ना, है ना, W को M पढ़ देना, मतलब कुछ भी उल्टा, S को ऐसे उल्टा पढ़ देना, ऐसी कोई भी चीज होती है तो वो पढ़ने से जुड़ी होती है और इसको पठन वैफल्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस would be effective in ensuring inclusion of the student with learning disability? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अब ये सब कुछ जनरल क्वेश्चन है जो किसी एक अधिगम अक्षमता से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको पठन विकार भी है या कोई दूसरी विकार भी है तो भी आप अच्छे से इसको, मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एक जनरल क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो अगर उसको हम लोग अभिव्यक्ति के लिए केवल एक निश्चित विधा देंगे, एक ही मोड देंगे, तो गलत बात है। विफलता का आरोपण अगर हम क्षमता की कमी को मानेंगे कि यार तुम, वो तो कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो ये भी गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य देंगे कि लंबे कार्य देंगे और लंबे लंबे कार्य देंगे तो उससे और वो बोर हो जाएगा या कुंठित हो जाएगा। बार बार देंगे क्योंकि उनको क्रिएटिव वे चाहिए, उनको घिसा पीटा वे नहीं चाहिए। प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प देंगे, ये जरूर अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप देखकर नहीं समझ पा रहे हैं तो सुनकर समझ लें, सुनकर नहीं समझ पा रहे हैं तो स्पर्श करके, महसूस करके समझ लें। इसलिए आप सभी लोगों को, हम अलग अलग ऐसे लोगों को मौका देंगे, जिससे कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि आप उनको अलग अलग तरह के बेनिफिट दीजिए, मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, जिससे कि वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ ले और जहां पर भी सूचना प्राप्त करने के जो भी विकल्प उनको मिल रहा है उस पार्टिकुलर विकल्प से वो अपने आप को आगे बढ़ा ले। क्योंकि विकल्प अपने आप में अलग अलग है, तो कौन सा विकल्प समझ में आ जाएगा वो उस सिचुएशन पर आप कह नहीं सकते हैं, या किसके लिए क्या प्रभावी हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर प्रकार के विकल्प देना अच्छी बात है। Which of the following affect a person's hand-eye coordination, balance and physical dexterity? तो निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से
आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करती है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है हमारा, हाथ और आंख का जो कोऑर्डिनेशन है और जो बैलेंस हम करते हैं, आंख और तालमेल का संतुलन और शारीरिक निपुणता जो हमारी है, इसकी क्षमता को हमें प्रभावित करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि विभिन्न प्रकार के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से लोग गति नहीं कर पाता। जैसे कि आप सही से गति नहीं कर पाते, सही कम्युनिकेशन, जैसे भी मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो हैंड का एक्सप्रेशन है वो वैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूं तो हाथ और आंख दोनों आप देखिए वही सेम बात बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं वही बात मेरा आंख भी बोल रहा है, मेरे हाथ भी ऐसे ही बोल, ऐसे सरप्राइज है तो ऐसे। तो अभी कभी खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं ऐसे, इधर नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गति समन्वय है, वो बैलेंसिंग जो है बॉडी के बीच में, तो ये गति समन्वय वैफल्य जो होता है, ये हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता, इन सभी क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज द हॉलमार्क ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं, पठन वैफल्य में वही बात है, राइटिंग बी एज अ डी, बी को डी के रूप में लिखना है ना, 21 को 12 लिखना, ये वही बात हो गई, उल्टा कर देता है, और यही तो पठन वैफल्य है। तो पठन वैफल्य की पहचान है। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके से वो उल्टा पढ़ लेता है या उल्टा उसको एक्सप्रेस कर देता है, तो ये बिल्कुल है। एडीएसडी, अटेंशन डिफिसिट एक्चुअल में है कम ध्यान अवधि, ये वही वाली बात है। तो ध्यान अगर नहीं है तो वो एडीएसडी में आ गया, या हाइपर एक्टिव है तो वो पठन वैफल्य नहीं हुआ। बार बार अपना स्वभाव बदलना, नेचर बदलना, व्यवहार बदलना, वो भी पठन वैफल्य का कोई पार्ट नहीं है। अपमानजनक व्यवहार करना, ये भी पठन वैफल्य का पार्ट नहीं है। तो ये सब भावनात्मक पार्ट आपको दे दिया गया है। तो ए हमारा सबसे बेस्ट आंसर है कि बी को डी के रूप में लिखना या 21 को 12 के रूप में लिखना, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, स्टूडेंट्स हु हैव ऑटिज्म, अब ऑटिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द चैलेंजेस दे फेस इन विच एरिया, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। तो क्या स्वलीनता समझ गए, तो स्वलीनता की क्या प्रॉब्लम उनको हो सकती है। देखिए, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार चुनौती, चैलेंज इन एक्सप्रेसिव एंड रिसिप्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और रिसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, एक्सप्रेसिव में भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती नहीं, बारंबार बदलने में चुनौती होगी। एक तरह का चीज है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऑटिज्म है वो स्वलीन रहता है तो एक तरह का चीज तो कर ही लेगा, बदलने पर प्रॉब्लम होगी। सूचना को याद रखने में चुनौती, कहीं से ऐसी बात नहीं है कि इंफॉर्मेशन को उसको याद रखने में चुनौती। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, जो उनका ग्रॉस मोटर स्किल है, स्थूल गत्यात्मक कौशल है, तो उसमें भी आपको उनको चुनौती नहीं है। क्यों चुनौती नहीं है, क्योंकि अब देख लीजिए यहां पर भी आप समझ गए ना कि उनको यहां पर जो है सूचना को याद करने में चुनौती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये बात मैंने भी बताया ना, आपको पीछे भी बताया था कि इनकी मेन चीज ही यही होती है कि इनको याद होता है, इनके दिमाग में चीजें रहती है ना। मैं हमेशा से क्लास में बोलता हूं कि भीतर गुन्ना, घाकुर, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं आंचलिक भाषा में, अपने में है वो, तो वही बड़े लेवल पे हो गया तो उसको सब पता है, वो बोल नहीं पा रहा है, कम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आवाज खराब नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, सोशल नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में चीजें हैं, और जो बोलता नहीं उसके दिमाग में ज्यादा चीजें रहती है। तो सूचना को याद रखने में चुनौती उनको नहीं है। स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी कि बड़े बड़े कौशल करने, मतलब सूक्ष्म क्या होता है, जैसे सुई में धागा डालना, ये सूक्ष्म कौशल, तो उसमें चुनौती होगी। लेकिन स्थूल पूरे बॉडी से ऐसे ऐसे चलना, उसमें चुनौती नहीं होगी। तो स्थूल में भी चुनौती नहीं होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूचना याद रखने में भी चुनौती नहीं होगी, एक निश्चित चीजों को पालन करने में भी चुनौती नहीं होगी। है ऑटिज्म, लेकिन ये तीनों में उनको चुनौती नहीं होगी। उनको चुनौती क्या होगी, किसी भी चीज को बताना, एक्सप्रेस करना और दूसरी बात को समझना, इसमें जो है उनको ग्रहण करना, कम्युनिकेशन में चुनौती होगी। लेकिन एक बार जो वो सुन लिया, सीख लिया, तो वो सूचना को बहुत लंबे समय तक याद, उसको पता रहता है। यहां पर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे कौन प्रभावित करता है। देखिए,
डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेक्सिया। तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है, ये डिस्कैल्कुलिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गणितीय कैलकुलेशन में बेसिकली डिस्कैल्कुलिया में ही हमारा प्रॉब्लम होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर आपको डिसलेक्सिया की, तो वो पठन विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, और डिस्प्रेक्सिया मैंने आपको बता ही दिया गतिक कौशल में प्रॉब्लम होती है। Which of the following learning disability directly affect the ability to write coherently? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की क्षमता को। डिस्कैल्कुलिया क्या है? पढ़ने की क्षमता। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की क्षमता। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन की क्षमता थी, सॉरी। डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता, डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता, और डिस्प्रेक्सिया आपकी जो है वही गतिक कौशल की क्षमता। सब इतना डिस से आपको उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चार सबसे मेन है। कैलकुलिया कैलकुलेशन याद रहेगा, ग्राफिया को ग्राफ से याद रखिएगा कि ग्राफ बनाते हैं तो लिखते हैं, और डिसलेक्सिया तो सबसे पॉपुलर है कि इसमें आप लिख मतलब पढ़ते हैं, पठन विकार है, और डिस्प्रेक्सिया आपको एक्टिविटी करने में यानी गतिक कौशल। लिखने की क्षमता की बात हो रही है तो डिस्ग्राफिया हो गया, यहां से क्लियर है बी। Which of the following directly affect a student's ability to read, interpret and understand letter and words? निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी के अक्षर और शब्द को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उनको समझने में सीधे प्रभावित होती है? तो क्या हो गया यहां पर आपका कि पढ़ने की बात हो रही है, अक्षर या शब्द को लिखने की बात नहीं हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, उनकी व्याख्या करने की बात हो रही है और उनको समझने की बात हो रही है। तो ये तीनों जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? पठन वैफल्य के अंतर्गत आता है, वाचन कौशल के अंतर्गत आता है ना, तो रीडिंग ऑप्शंस के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में, व्याख्या करने में, समझने में यहां पर जो है ये सारी क्षमता प्रभावित होती है। तो ये रीडिंग ऑप्शंस वाचन कौशल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पढ़ना पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इन लाइन विद एन इंक्लूसिव अप्रोच टू हेल्प अ नार्सिसिस्टिक स्टूडेंट who is finding it difficult to engage in organizational group activity? तो देख लीजिए, एक स्वैर चिंतन यानी कि आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि एक आत्मविमोह वाले छात्र जो है ना, जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में, जैसे कहीं पर भी कोई भी अगर हम सत्र आयोजित कर रहे हैं तो उसकी जो ग्रुप एक्टिविटी उसको करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए कौन सी समावेशी दृष्टिकोण यहां पर हमारे लिए अच्छी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, अभी क्या हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छा कौन सी अच्छी नहीं है? ये देखा, इतने बड़े क्वेश्चन में एक वर्ड खेला कर गया। तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, यह बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे को कम शोर वाले विश्वास वातावरण में युग्मों को कार्य करने की अनुमति देना, बिल्कुल। कठिनाई सामना कर रहा है तो ये सब उनको हेल्प करना हुआ। विशिष्ट स्कूल में भेजना कभी नहीं, हमें कोशिश करना है उनको कि सामान्य विद्यालय में ही रख के उनको हम आगे बढ़ाएं। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, तो हाँ वो कर सकते हैं कि कई बार हम बच्चे को जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनके सपोर्टिंग टीचर उनको देते हैं, जिससे कि उनकी समझ में कहीं पे दिक्कत हो तो दूसरा टीचर भी उनको मदद करे। लेकिन सी ऑप्शन गलत है, विशिष्ट स्कूल में भेजना जो है ये हमें बच्चे को नहीं करना है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म? गुणन वैफल्य से जुड़ते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या इंपॉर्टेंट है? अब गुणन वैफल्य समझ रहे हैं जिनको कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो गुणज वैफल्य वही हुआ, डिस्कैल्कुलिया। तो कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त सीमा बाध्यताएं निश्चित करना। अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो उसको हम सख्त सीमा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोजिकता उपलब्ध कराना, एक और क्वेश्चन ऐसा किया था, बिल्कुल। उनको हम लोग कैलकुलेटर देंगे तो उनको हेल्प होगा काम करने में। आप कहिएगा कि नहीं कैलकुलेटर देंगे तो फिर वो सीखेगा कैसे? अरे वो तो ऐसे भी नहीं सीखेगा, उसको सिखाना है तो सपोर्टिंग चीजें देंगे ना। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने के लिए अतिरिक्त जोड़ देना, कि जो चीजें जानकारी है
है ना, प्रसंग की जानकारी है, कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, उसको जो है ढक दो, उसको नहीं यूज करो, ये गलत बात है। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीके का इस्तेमाल करना। मानकीकृत आपको पता है, इसमें तो कुछ ही बच्चे का भला होता है, सबका नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारा यहां पर बी बेस्ट आंसर है। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चंस रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट रहे और आप लोगों ने इसमें अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन पाए। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब मैंने कराए हैं, और ये एक छोटा सा वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको, आई थिंक एक और सेशंस आपका होगा ऐसा, तो इससे आपको पूरा डेडिकेशन के साथ आपको चीजें मिले और अच्छे से आप कर पाए, और इतना ही चीज आपको रिवाइज करने में भी और इतना श्योर शॉट नंबर लाने में भी आपको मदद करे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे हैं कि पूरे सीडीपी को हमने 2 पार्ट में बांटा। एक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉट क्वेश्चन है, और उसी टॉपिक से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो वो चीज मैं आपको करा रहा हूं। बाकी जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं या आगे चलेंगी, उसमें वो सारे गोल मटोल वाले क्वेश्चन, ऐसा करता है तो ये क्या होगा, एक टीचर क्या करेगा, जिसको कि पूरा पेडागोजिकल बात बोलते हैं, वो किसी एक टॉपिक से जुड़ा नहीं होता है, वो पूरा व्यवहारिक होता है, उस पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो उसको उससे करते जाएंगे, इन क्वेश्चंस को भी उसमें करेंगे, लेकिन इसको अलग से मैं जान के आपको दिखा दिया कि कम से कम ये जो 10-15 नंबर हैं वो आपके एकदम फिक्स हो जाएं, और इतने में से ही आएगा इसकी गारंटी है।